उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बिल्कुल आइडियल है। अपना ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा है। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमागान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर ये बात कही थी। उसकी बात सुनकर उरूबा के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनकूब होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी ला खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो रूबा ने अरमागान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती आपको मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमागान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि अरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिन अप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? तुम्हारी तारीफ ही तो की और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते हैं। अपना वजूद तो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जब जैसे जान निकली थी, कहने लगी पीछे हटे मुझसे वरना मैं। लेकिन अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब अरमागान बंद कमरे का फायदा उठाते हुए थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते उसकी सांसें बंद कर चुका था। अरूबा मुंह ही मुंह में मिनमिना रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर अरमागान उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी शिद्दतें उसकी पंखड़ियों पर लुटाना शुरू हो चुका था। पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरमागान ने सुर्ख होती आंखों को खोलकर उसे देखा। आंखों ही आंखों में वो उसे ये बावर करवा चुका था कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं। लड़कियां उसके साथ बड़े शौक से बंद कमरे की तक सफर तय किया करती थी और वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक जाया करता था। ये पहली लड़की थी जो उसके निकाह में थी और उसी पर हाथ उठा चुकी थी। इतनी आसानी से वो भला कैसे उसे जाने देता? यही सोचते हुए उसने उसके लबों को मजीद जोर से भींचा और अगले पल अपने दोनों हाथ गर्दन से नीचे लाते हुए उसके दोनों। मैं बचपन के निकाह को नहीं मानता। 6 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। मैंने बस आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ये निकाह किया था। जब से अरमागान इटली से वापस आया था, उसकी बस यही जिद थी कि वो अपनी बचपन की मनकूहा से रुखसती नहीं करेगा, जो उसे तब भी पसंद नहीं थी। फिर अब तो वो इटली की रंगीनियां देख कर आया था, इसीलिए उसे अरूबा का दुबला पतला वजूद आंखों के सामने आते ही नफरत का एहसास होने लगा था। वो चाहता था कि जिस तरह की लड़कियों के साथ उसने इटली की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोस्ती की थी, वैसी ही खूबसूरत, हसीन और मुतनासिब वजूद वाली लड़की उसकी जीवन साथी बने। उसे तो शेपलेस लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती थी और अरूबा वैसी ही थी। निकाह तो उसने बस अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर किया था, जो चाहते थे कि दादा की जिंदगी में ही दोनों का निकाह हो जाए। ना तो अभी तक उसने अरूबा को देखा था और ना ही उसके अंदर ऐसी फिलहाल कोई ख्वाहिश थी। अरूबा की बड़ी बहन की शादी थी और उसके वालिदैन ने जब अरमागान को इटली से बुलाया था तो उनका इरादा था कि अरूबा की रुखसती भी साथ ही कर देंगे, लेकिन वो तो इस रिश्ते को तोड़ने के दर पे था। उसके वालिदैन उसे समझाने लगे कि इस तरह से नहीं होता, लेकिन वो तो जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा, मैं उस लड़की से कभी भी रिश्ता नहीं निभाऊंगा। अगर आपको इतना ही शौक है तो ठीक है, उसे अपने घर पर मेरे नाम पर बिठाए रखें, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखें कि मैं कभी भी उसे बीवी का दर्जा दूंगा। बहरहाल उसके वालिदैन ने कहा कि तुम्हारी यही जिद है कि तुम हमें अरूबा के वालिदैन के सामने रुस्वा करना चाहते हो तो ठीक है, हम इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये मामला खत्म करे। वैसे भी उसे अपनी इटली की एक अंग्रेज दोस्त बहुत पसंद थे, जो उसकी खातिर मुसलमान भी होने को तैयार थे। इसीलिए अरमागान आजकल उसी के ख्वाब देख रहा था। रोज फोन पर उसी से बातें करता, वीडियो कॉल पर उसे देखता। अरूबा की बहन की शादी पर सभी मदऊ थे
और अपने बेटे के ख्यालात से भी फरहाना बेगम ने उरूबा के वालिदैन को आगाह कर दिया था। उन्हें तो लगा था कि ये बात सुनकर वो अपनी बड़ी बेटी की शादी पर भी उन्हें नहीं बुलाएंगे। पहले तो उसके वालिदैन इस बात पर बहुत नाराज होने लगे कि आपके ससुर मेरे ससुर के बेहतरीन दोस्त हैं, हम भी अपनी बच्ची का निकाह इतनी कम उम्र में नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने बड़ों की बात का मान रखा। लेकिन अच्छा है कि आपके बेटे ने इनकार कर दिया। हमारी बेटी को इतनी बेमौल भी नहीं है कि हम उसे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो उसे अपनाना ही ना चाहता हो। लेकिन फिर भी हम आपस के ताल्लुकात खराब नहीं रखेंगे। आप अपने बेटे की जहां चाहें शादी कर दें और उसे कहें कि हमारी बेटी को भी इस रिश्ते से आजाद कर दे। उरूबा इन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बचपन की शादी पर तो खैर उसे भी बहुत एतराज था, लेकिन जब उसने खबर सुनी कि लड़का इटली से आकर रुखसती से साफ इनकारी है तो उसने भी शुक्र अदा किया था, क्योंकि वो भी ऐसा रिश्ता निभाने के मूड में नहीं थी। वो बाएतमाद लड़की थी, आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। बहन की शादी पर भी उसने खूब हल्ला गुल्ला किया था। दूसरी तरफ फरहाना बेगम अरमगान से कहने लगी कि बहुत बाज़र्फ किस्म के लोग हैं। उन्होंने तुम्हारा जवाब सुनकर भी ये कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपनी बड़ी बेटी की शादी पर हमें बुला रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाओ। वो कहने लगा, माँ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी शादी में जाने की, आप जाए ना। उसकी वालिदा कहने लगी, तुम्हारे वालिद तो शर्मिंदगी के मारे नहीं जा रहे, ऐसा करो तुम मुझे हॉल में छोड़ा, मैं तो जरूर बिनिश की शादी देखूंगी। वो कहने लगा, ओके ठीक है। जब वो अपनी वालिदा को लेकर मतलूबा हॉल तक पहुंचा तो बहुत रश था। गाड़ियों का इतना रश देखकर वो घबरा भी गया था। उसकी वालिदा उतर गई, फिर हॉल के अंदर चली गई। वो कहने लगी, 2 घंटे बाद मुझे आकर पिक कर लेना। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। जैसे ही उसने गाड़ी दूसरी रोड पर डाली जहां से वो वापस जा सके, अचानक से सामने एक लड़की आई थी। लाइट पिंक कलर का शरारा सा पहना हुआ था और उस पर डार्क पिंक कलर का दुपट्टा था। बड़ी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत भी थी। अचानक से गाड़ी के सामने आने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी, तो उसने माथे पर बल भी डाले। उसने अरमगान को देखा और कहने लगी, आपको नजर नहीं आता अगर गाड़ी मुझे लग जाती तो? वो गाड़ी से नीचे उतरा। उस हसीन लड़की के लंबे घने बाल देखकर वो कुछ पल के लिए महसूर सा रह गया था। कहने लगा कि लगी तो नहीं ना, फिर क्यों बहस कर रही हैं? देखें तो सही रोड पर कितना रश है। वो लड़की भी शायद अपनी गाड़ी उसी रोड पर पार्क करके पैदल ही हॉल की जानिब जा रही थी ताकि आराम से हॉल में जा सके। वो कहने लगी, फिर भी इंसान आंखें खोलकर गाड़ी चलाता है, आप भी आंखें खोलकर चलाएं तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। बड़ा रूखा सा लहजा था, लेकिन हैरानगी अरमगान को उस वक्त हुई जब वो लड़की भी उसी हॉल में गई थी। पता नहीं उस लड़की के लंबे बालों में उसे दिलचस्पी क्यों हो रही थी। यहाँ पर इस आम माहौल में वो लड़की बिल्कुल आइडियल फिगर रखती थी। अरमगान तो किसी कटी पतंग की तरह गाड़ी एक तरफ पार्क करके उसके पीछे गया था। जब हॉल में पहुंचा तो उसकी वालिदा उसे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आ गए? कहने लगा, ऐसे ही घर पर बोर होना था तो सोचा मैं भी ये शादी एंजॉय ही कर लेता हूँ। असल में तो वो उस लड़की के पीछे आया था जिसको पहली नजर में देखते ही उसके दिल की घंटियां बज उठी थी। वो पूरे हॉल में उस लड़की को ही तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद बारात आ गई। बारात का शोर उठा तो वो लड़की बारात का इस्तकबाल करते हुए नजर आई। वो पहले समझा कि शायद कोई बाराती होगी या दुल्हन की कोई दोस्त होगी, लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब निकाह के बाद दुल्हन को स्टेज पर लाया गया और तब वो दुल्हन की हमराही में लाते हुए स्टेज पर बिठा चुकी थी। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अरमगान से रहा नहीं गया, इसीलिए फरहाना बेगम से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, पिंक शरारे वाली? उसकी वालिदा ने माथे पर बल डाले और कहने लगी, तुम्हें क्या, जो भी हो। फिर कहने लगी, वो लड़की कभी तुम्हारी मनकूहा होती थी, लेकिन ये रिश्ता टूट जाएगा। ये सुनकर एक जोरदार झटका लगा था जो अरमगान को जोर का लगा था। वो चुप सा होकर बैठ गया। लड़की वाकई बेहद खूबसूरत है। 6 साल पहले वाली तो कहीं से नहीं लग रही थी। जब तक फंक्शन जारी रहा अरमगान की नजरें उरूबा का ही तवाफ करती रही। वो लड़की उसकी मनकूहा थी और उसने बिना देखे ही इतनी बातें सुनाकर रिश्ता ये खत्म कर दिया और उसकी वालिदा ने तो लड़की वालों को बता दिया था। यकीनन उरूबा भी इस बात से वाकिफ हो चुकी होगी। थोड़ी देर बाद उरूबा और उसकी वालिदा अरमगान की वालिदा के पास आई और उनकी वालिदा से कहने लगी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। फिर वो अरमगान के वालिद का पूछने लगी। फरहाना बेगम काफी शर्मिंदा सी थी। कहने लगी, बस उनके सर में दर्द था। तभी उरूबा की नजर अरमगान पर पड़ी थी कि ये वही बदतमीज लड़का था जो बिना देखे ही उसे इनकार कर चुका था। ये तो शुक्र है कि वो बच गई थी। ये भी उरूबा के खानदान का ज़र्फ था कि उन्होंने फरहाना बेगम से कुछ नहीं कहा।
کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں آیا ہے، اور اس وقت پہلی بار ارمغان کو شرمندگی ہوئی تھی، نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ عروبہ کو پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جس نے رخصتی سے انکار کیا، تو وہ فوراً سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ اماں میں ابھی آپ کو دیکھتی ہوں، آپ بات کریں۔ ارمغان سے سلام کیا، اس کی خیریت پوچھی اور کہنے لگی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم بھی شادی پر آئے ہو۔ باقی شادی بیاہ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، میری عروبہ بھی تمہارے جیسا ہی خیال رکھتی، اسے تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تم نے انکار کر دیا، تم نہ کرتے تو شاید وہ کر دیتی۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے بڑوں کی بات مان کر تم دونوں بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ بڑی سہولت سے نیلم بیگم نے اسے بات سنوا دی تھی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن ارمغان کو لگا جیسے ذلت کی اندھیری کھائی میں وہ گر چکا ہو۔ جس لڑکی سے اس نے بڑی بے باکی سے اور ضد کر کے انکار کیا تھا، رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، اس کی گاڑی کے سامنے آ جانے پر ہی وہ لڑکی اس کے ہوش اڑا گئی تھی، لیکن اب یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اس معاملے کو سیدھا کیسے کرے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور پاکستان میں آتے ہی اس نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی۔ بہت کم عرصے میں ہی وہ کافی مشہور بھی ہو گیا تھا۔ اپنی اسی اٹلی کی کمپنی کے ریفرنس سے ایک بار اسے ایک یونیورسٹی میں انعام دینے کے لیے بلایا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر وہ بہت خوش تھا، لیکن وہ اٹلی کی اسی کمپنی کے ریفرنس سے وہاں گیا تھا۔ سامنے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی لڑکی کو اس نے گولڈ میڈل دینا تھا، لیکن جب اس کا نام پکارا گیا تو ارمغان کے جیسے ہوش اڑے تھے، کیونکہ آنے والی عروبہ تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، بلیک کوٹ اور بلیک ہیٹ پہنے ہوئے وہ اسٹیج تک آئی تھی۔ سب کی تالیوں کی گونج بتا رہی تھی کہ وہ صرف دکھنے میں ہی پرفیکٹ نہیں، پڑھنے میں بھی بہت اچھی ہے۔ اٹلی کی اسی کمپنی میں جہاں ارمغان جاب کرتا تھا، وہیں اس لڑکی کو بھی کھلی آفر مل سکتی تھی۔ ارمغان کے ہاتھ سے اس نے گولڈ میڈل پہننا بھی گوارا نہیں کیا، کہنے لگی میری گزارش اور خواہش ہے کہ یہ گولڈ میڈل میں اپنی ٹیچر کے ہاتھوں سے پہنوں۔ سب کے سامنے اس نے ارمغان کو تو بالکل بے وقت سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گولڈ میڈل اپنی ٹیچر کے ہاتھ سے ہی پہننا تھا۔ سب نے اس کی عزت اور احترام میں تالیاں بجائی تھیں۔ باقی اسٹوڈنٹس کو گولڈ اور سلور میڈل ارمغان نے ہی پہنائے تھے، مگر اس کی نظریں عروبہ پر ہی گاہے بگاہے جا کر ٹک رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی ارمغان کی جانب نہیں دیکھا۔ اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ چاہتا تھا کہ عروبہ اسے دیکھے، حالانکہ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ کئی نوجوان لڑکیاں اسے دیکھتی تھی تو بنا دوستی کے رہتی نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی جو پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اسے اس کی پرواہ تک نہ ہو، اور یہ بات اندر ہی اندر اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر آ چکا تھا، لیکن بجائے جانے کے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی، ارمغان اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا ہیلو مس عروبہ۔ عروبہ نے اس کی جانب بس ایک نظر دیکھا تو کہنے لگی جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگا ہم کچھ سے کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں بیزی ہوں اور مجھے آپ سے بات کرنی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمارے بیچ جب کوئی ایسی بات رہی ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں، ساری باتیں تو ختم ہو چکی ہیں، اور اگر کچھ کاغذی باتیں رہ گئی ہیں تو وہ آپ کاغذ پر ہی کر دیجیے گا۔ مجھے بس آپ کے اس پیپر کا انتظار رہے گا مسٹر ارمغان یوسف۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن دروازے پر ارمغان اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا کاغذی پیپر بھیجنے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ یہ سن کر عروبہ نے اسے بڑا غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگی نہیں ہے، آپ اب یہ ارادہ نہ بدلو تو بہتر ہے۔ آپ کے انکار نہیں تو جیسے میرے دل کی خواہش پوری کی ہے۔ بچپن کے اس رشتے کو میں نے کسی بوجھ کی طرح 6 سال اٹھایا ہے، اب مزید اٹھانا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی آپ کے مزاج میں اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، مجھے آپ جیسے نوجوان ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے۔ یہ سن کر ارمغان کو جیسے آگ لگی تھی۔ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیسا نوجوان ہوں میں؟ ارمغان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کی فیس بک آئی ڈی میرے پاس کھل جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کی رنگین مزاجیاں میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں۔ یقین مانے پچھلے 2 سال سے تو میں بے حد پریشان تھی کہ پتہ نہیں میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ نے آتے ہی میری اس پریشانی کو دور کر دیا، خود سے انکار کر دیا، ورنہ پاکستان میں اب بھی عورت کا انکار معنی نہیں رکھتا، البتہ مرد کا انکار معنی رکھتا ہے۔ آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا مسٹر ارمغان، میں تو آپ کی احسان مند ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو انکار کروں گی، لیکن انکار آپ کی طرف سے ہو گیا۔ میں نے تو شکر کیا کہ میں آپ جیسے شخص کی
बीवी बनने से बच गई। थैंक यू सो मच। ये कहकर उरूबा ने गाड़ी पर धरा उसका हाथ पीछे किया, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर काला चश्मा लगाकर गाड़ी स्टार्ट करके जा चुकी थी। लेकिन अरमगान तो यूं था जैसे किसी ने उसे आग की भट्टी में फेंक दिया हो। इतनी हजीमत वो सोच भी नहीं सकता था। बड़े गुस्से से वो अपनी गाड़ी के करीब आया था, गाड़ी में बैठकर जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा अपने घर पहुंचा था। जैसे ही घर गया फरहाना बेगम से कहने लगा, अम्मी मैं उरूबा को तलाक नहीं दे रहा। उसकी वालदा से कहें कि रुखसती की तैयारी करें, मुझे 15 दिन में रुखसती चाहिए। उसने यूं हुक्म सुनाया जैसे सब कुछ उसके हुक्म के मुताबिक हो जाएगा। फरहाना बेगम ने माथे पर बल डाले थे, कहने लगी, क्या समझ रखा है तुमने दूसरों की बेटियों को? क्या वो कोई गाय या बैल है कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम उसे अपनाने से मना कर दोगे, और जब तुम्हारा दिल उस पर आ जाएगा तो यूं कहोगे कि अब मुझे ये चाहिए। उन्हें अब सिर्फ तलाक नामे का इंतजार है, जैसे ही पेपर्स तैयार हों साइन करके भेज देना। ये कहकर फरहाना बेगम लाउंज के सोफे से उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी। बात की संगीनी का एहसास अरमगान को अब हुआ था। खैर, तलाक का इरादा तो वो मुलतवी कर चुका था। उस मगरूर लड़की को अपने सामने झुकाना चाहता था। अपनी फेसबुक पर अपलोड करने वाली तस्वीर की उसने कभी परवाह नहीं की थी, क्योंकि उसके वालिदैन उसके फेसबुक पर ऐड नहीं थे। लेकिन शायद उरूबा निकाह से पहले थी, इसीलिए उस तक उसकी सारी तस्वीरें पहुंच रही थी जो उसने इटली में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खिंचवाई थी। कहीं स्विमिंग पूल पर नहाते हुए तो कहीं क्लब में नाचते हुए। उसे नहीं पता था कि ये लड़की 6 साल में ऐसी हसीन लड़की निकल आएगी। वो तो समझता था कि अब भी दुबली पतली सी उरूबा निकाह को अपना सब कुछ मानकर उसी की मुंतजिर होगी। वो इनकार करेगा तो वो रोएगी, मिन्नत समाजत करेगी। लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं थी, ये अक्सर बदल चुकी थी। वो तो बहुत बाएतमाद थी। अरमगान अपने कमरे में आ गया। वो अपने इस फैसले पर पछता रहा था जिसके बारे में आते ही उसके वालिदैन ने पूछा था। वो चाहते थे कि बेटा वापस आ चुका है, बिजनेस में अपनी धाक भी बिठा चुका है, तो अब उसकी रुखसती हो जानी चाहिए। लेकिन उसकी आंखों के सामने उरूबा का नाम सुनकर वही नक्शा हो गया था जिस वक्त वो निकाह के बाद उसके बराबर में बिठाई गई थी। कमजोर वजूद की मालिक, ढकी छुपी हुई, रोई रोई सिर्फ अपने दादा की ख्वाहिश पर अपने बाप की डांट फिटकार सुनकर अरमगान ने इस निकाह के लिए हामी भरी थी। तब भी रुखसती का कोई इरादा नहीं था और वापस आकर तो उसने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जो कुछ आज उरूबा ने उसे सुनाया था, सीधी चोट उसकी मर्दाना अना पर लगी थी। लेकिन वालिदा ने भी इनकार कर दिया था। इसके बाद वकील का फोन आ गया, कहने लगा डाइवोर्स पेपर तैयार हो गए हैं, कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। आप बीवी पर क्या इल्जाम लगाकर उसे तलाक देना चाहते हैं? देखिए, ये जरूरी होता है, बस एक कानूनी कार्रवाई है, वरना आपको हक है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अरमगान कहने लगा, नहीं, पेपर्स फाड़ कर फेंक दें। मेरी अपनी बीवी से सुलह हो चुकी है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। वकील को हैरान परेशान करके वो फोन बंद कर चुका था। अंदर ही अंदर लगी आग और उरूबा की बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी चाह रहा था कि वो लड़की उसके सामने आए तो बताए कि वो क्या चीज है। वो समझती क्या है खुद को? बहुत नेक है, पारसा है, क्या है? उसे अपने सामने झुकाने की जिद अरमगान के दिल ने की थी। रात के खाने पर उसने अपने वालिद के सामने फिर से बात शुरू की। कहने लगा, डैड, आप उरूबा के हवाले से बात करें। उन्हें कहें कि मुझे अपने रवैये पर और अपनी बात पर बेहद अफसोस है। वो कहेंगे तो मैं अपोलोजाइज भी कर लूंगा, लेकिन मैं ये निकाह तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि निभाना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे पसंद है। उसके वालिद के माथे पर बल आए थे। कहने लगे, पहले तुमने हमें उन लोगों के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। शुक्र है कि उन्होंने आला ज़र्फी का मुजाहरा दिखाया है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी ख्वाहिश पर हम फिर से उनके सामने गर्दन झुकाकर बैठ जाएं। कि नहीं भाई, हमारे बेटे का इरादा बदल गया है। तुम पहले देख लेते तो ये रुसवाई ना होती। मैं तो बहुत शर्मिंदा होकर रह गया हूँ। यहाँ तक कि उरूबा की बड़ी बहन नौरीन की शादी पर भी नहीं गया। अब दोबारा से उनके सामने शर्मिंदगी उठाने का मेरा तो कोई मूड नहीं है। अलबत्ता तुम चले जाओ उनके घर पर, अपने किए की माफी मांग लो। अगर वो कोई हरी झंडी दिखाते हैं तो फिर मैं और तुम्हारी माँ चले जाएंगे, लेकिन हम दोबारा खुद से बात नहीं करेंगे। गलती तुम्हारी है, इसीलिए बात भी तुम ही करोगे। हर हाल में अरमगान को उरूबा चाहिए थी, इसीलिए वो अगले ही रोज उरूबा के घर पर शाम के टाइम पहुंचा था। चौकीदार ने उसका तारुफ पूछकर उसे अंदर आने दिया। उरूबा की वालिदा नीलम बेगम ने भी उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था। फिर कहने की, बेटा तुम्हारी वालिदा नहीं आई, उन्हें भी साथ ले आते। अच्छा, ठंडा लोगे या फिर चाय बनवा लो? वही पुरखुलूस सा अंदाज। अरमगान कहने लगा, नहीं आंटी, ना ठंडा ना गर्म चाहिए।
اور میری والدہ اور میرے والد بھی ضرور آئیں گے اگر آپ چاہیں تو۔ نیلم بیگم یہ سن کر کہنے لگی، میں سمجھی نہیں، میں کیوں انکار کروں گی تمہاری والدہ سے؟ میری اچھی خاصی دوستی ہے، وہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ ارمغان کہنے لگا، آنٹی مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو رشتے ہمارے بڑوں نے جوڑے ہیں یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہیں جوڑا ہوگا۔ میرے جذباتی انکار پر آپ کا دل بہت دکھا ہوگا، انکل کا بھی، اسی لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ نیلم بیگم نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، ہاں ظاہری سی بات ہے، پچھلے 6 سال کا تعلق تھا، تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، جب میاں بیوی کا ہی دل نہ مانے تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں میری بیٹی کسی مشکل میں پھنس جائے۔ خیر ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تمہاری بھی عمر بہت زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی عروبہ کی، یہ بات اب بے معنی سی ہو گئی ہے۔ تم شاید ڈائیورس پیپر لائے ہو، مجھے دے دو، میں عروبہ سے سائن کروا کر دے دوں گی۔ نیلم بیگم کی بات پر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، نہیں آنٹی، میں اس رشتے کو بحال کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جو خواب میرے دادا نے اور آپ کے سسر نے دیکھا تھا اس خواب کو پورا کیا جائے۔ میں اتنا بھی بد لحاظ اور بدتمیز نہیں ہوں کہ اپنے بڑوں کی بات کو اہمیت نہ دوں۔ بس اس وقت کچھ جذبات میں آ کر بھول گیا تھا، کیونکہ آتے ہی میرے والدین نے رخصتی کی رٹ لگا لی تھی اور میں کچھ وقت چاہتا تھا۔ یوں اچانک سے رخصتی کا سن کر تھوڑا کنفیوز سا ہو گیا تھا، اسی لیے ایسا سب کچھ ہو گیا۔ نیلم بیگم نے بڑے اطمینان سے اس کی بات سنی، کہنے لگی، بیٹا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن عروبہ کا نورین کی شادی پر ہی ایک رشتہ آیا تھا اور ہم نے تو وہاں پر حامی بھی بھر لی ہے، ہمیں تو بس یہاں سے رشتہ ختم ہونے کا انتظار ہے۔ یہ سن کر ارمغان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ایسے کیسے آپ عروبہ کا رشتہ کسی اور سے طے کر سکتی ہیں؟ ابھی تک وہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا اور آپ سے اس لیے معذرت کرنے آیا تھا۔ آپ پلیز اس کا رشتہ جہاں بھی طے کیا ہے ختم کر دیں۔ یہ سن کر نیلم بیگم بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، بیٹا رشتے مذاق نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا، جی ہاں آنٹی، رشتے مذاق نہیں ہوتے، یہ مجھے بھی سمجھ آ گیا ہے۔ میرا رشتہ بھی مذاق نہیں ہے، ایک اٹل سچائی رکھتا ہے۔ میں عروبہ کو طلاق نہیں دے رہا، میں اپنے والدین کو بہت جلد دے کر آؤں گا۔ آپ رخصتی کی تاریخ دے دیجیے گا اور جہاں بھی اس کا رشتہ طے کیا ہے آپ انہیں جواب دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ جیسے ہی بنگلے سے باہر نکل رہا تھا عروبہ کی گاڑی اندر آ رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، ارمغان وہیں کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ اور یہاں؟ ارمغان نے تپ کر جواب دیا، ہاں میں یہاں۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا، میرا سسرال ہے، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ اور روب جمانے والا انداز سن کر عروبہ کو غصہ آیا تھا، کہنے لگی، یاد آیا، ڈائیورس پیپر لے کر آئے ہوں گے، آپ کو خدا نے کی کیا ضرورت، عدالت کے ذریعے بھیج دیتے۔ وہ کہنے لگا، کون سی ڈائیورس، کیسی ڈائیورس؟ چند دن بعد میرے گھر والے آئیں گے رخصتی کی تاریخ طے کرنے۔ یہ سن کر عروبہ کو غصہ آیا تھا اور کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا، سیدھا سا مطلب ہے، 6 سال ہو گئے، بہت صبر کر لیا، اب مجھے میری بیوی چاہیے، وہ بھی میرے گھر میں، میرے کمرے میں۔ اپنی ساس سے میں یہی کہنے آیا تھا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ عروبہ کہنے لگی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، مشرقی لڑکیاں بولتی نہیں بڑوں کے حکم کے آگے، صرف سر جھکاتی ہیں، جانے من، اور تم بھی مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دو، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، اوکے، ٹیک کیئر۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر آ گیا، اپنے والدین سے کہنے لگا، میری بات نیلم آنٹی سے ہو چکی ہے، اسی لیے آپ جا کر رخصتی کی تاریخ طے کر کے آ جائیں۔ فرحانہ بیگم تو اسے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی، تم نیلم کے گھر تک پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، کیا میں اپنے سسرال بھی نہیں جا سکتا؟ فرحانہ بیگم کہنے لگی، یہ سب مناسب نہیں ہے، میں نے تو سنا ہے انہوں نے عروبہ کا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے طے کر دیا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اسے نہیں چھوڑا، اور میں نیلم آنٹی سے کہہ کر آیا ہوں کہ میں رشتہ بحال کرنا چاہتا ہوں، آپ بات کریں میرے سامنے۔ جیسے ہی فرحانہ بیگم نے نیلم بیگم کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ارمغان آیا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں دینا چاہتا، رخصتی چاہتا ہے۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی، ہاں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نیلم بیگم کہنے لگی، لیکن عروبہ نہیں مان رہی، ہم اس کا رشتہ کسی اور سے طے کر چکے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ ارمغان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے کہیں کہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ یہ سن کر ارمغان کا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔
वो अपने कमरे में चला गया। उरूबा के नंबर पर कॉल की। नंबर वो अपनी वालदा से ले चुका था। उरूबा के लिए एक अननोन नंबर था। कहने लगी, जी कौन? कहने लगा, तुम्हारा शौहर। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों जिद बांध रही हो? देखो, मर्द के साथ जिद बांधोगी तो बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारी वालिदा ने तुमसे मेरे बारे में पूछा है तो उनके सामने इकरार करो, इनकार नहीं, वरना मुझे इकरार तुमसे अच्छे तरीके से भी करवाना आता है। उरूबा तो उसका धमकी आमेज लहजा सुनकर तिल मिलाई थी। कहने लगी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरमगान कहने लगा, धमकी नहीं दे रहा स्वीट हार्ट, तुम्हें समझा रहा हूं कि मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि आना तो तुमने यही है मेरे पास। अगर इस तरह की हरकतें करोगी तो सोचो, फिर मुझे गुस्सा भी आ सकता है और गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ। फिर पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मामला मोहब्बत से तय हो जाए। मोहब्बत समझती हो ना किसे कहते हैं? मैं हुक्म चलाऊं और तुम उस पर सर झुका लो। उरूबा कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तुमसे जो होता है तुम कर लो, लेकिन मैं तुमसे तलाक जरूर लेकर रहूंगी, याद रखना। अरमगान ने फोन बंद कर दिया। रह रह कर उसे उरूबा पर गुस्सा आ रहा था। अगले रोज जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी तो कुछ ही फासले पर जाने किसी ने पिछली निशिस्त से उसके सर पर पिस्तौल तानी थी। ए लड़की, गाड़ी बाएं जानिब मोड़ो। बड़ी गरजदार आवाज थी और करख्त लहजा। उरूबा डरकर कहने लगी, कौन हो तुम? वो कोई नकाबपोश था। कहने लगा, गाड़ी वहीं चलाओ जहां कहा है, वरना भेजा भून कर रख दूंगा। मजबूरी थी कि उरूबा गाड़ी वहीं चला रही थी जहां जहां वो शख्स उसे कह रहा था। पीछे दो नकाबपोश बैठे थे। वो कैसे गाड़ी में आए थे? उरूबा की अकल काम नहीं कर रही थी। वो उसे एक सुनसान से इलाके में ले गए जहां बहुत कम आबादी थी और वहीं एक मकान के सामने गाड़ी खड़ी करवाई। गाड़ी का हॉर्न दो लड़की उस नौजवान ने कहा। जैसे उरूबा ने हॉर्न दिया, घर का मेन गेट खुल गया। कहने लगा, गाड़ी अंदर लेकर जाओ। वो कहने लगी, कौन है आप लोग देखो, आप लोग, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो रख लो आप लोग, मैं अपना मोबाइल और कैश भी दे देती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। कहने लगे, गाड़ी अंदर लेकर जाओ लड़की, वरना जान से जाओगी। मजबूरन उरूबा को गाड़ी अंदर पार्क करनी पड़ी। चौकीदार ने मेन दरवाजा बंद किया। तभी वो दोनों नौजवान गाड़ी से नीचे उतरे। अरूबा का फ्रंट डोर खोला और उसे बाजू से पकड़कर नीचे निकाला, फिर उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगे। वो बार बार कह रही थी कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अंदर मत लेकर जाए। अंदर ही अंदर वो बहुत घबराई हुई थी, अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसी अवस्था में दुपट्टा उतरकर गिर चुका था। उसने कहा भी कि मुझे मेरा दुपट्टा तो लेने दो, लेकिन उन नौजवानों ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी। लाउंज में ले जाकर एक कमरे के अंदर उसे धकेल फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर भी रोशनी थी। सामने सोफे पर जो शख्स बैठा था उसे देखकर तो उरूबा के तन बदन में आग लग गई थी। सामने अरमगान टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठा था। उरूबा को देखकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी जान को यहाँ तक पहुंचने में मुश्किल तो नहीं पेश आई? उरूबा ने बड़ी कहर भरी नजरों से उसे देखा था। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। कदम बढ़ाते हुए अरमगान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या करूं जाने मन, तुम्हें मजबूर किया है यह कदम उठाने पर। फिर उसे भरपूर नजर से सर से पैर तक देखकर कहने लगा, उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बहुत आइडियल है। अपने ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा है। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमगान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर यह बात कही थी। उसकी बात सुनकर उरूबा के तो तन बदन में आग लगी थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनकुआ होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी लाकर खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो उरूबा ने अरमगान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती अपने को मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमगान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि उरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिनअप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही होती हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा तो मैंने क्या कह दिया था?
तुम्हारी तारीफ ही तो की थी, और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते। अपना वजूद वो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जान निकलने लगी, कहने लगी पीछे हटे मुझसे। ये कहना था कि अरमगान के अगले इक़दाम को देख उरूबा के होश उड़े थे। अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उरूबा को उस वक्त हुआ जब अरमगान बंद कमरे का फायदा उठाते थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते अपने एक हाथ उसकी कमर में हायल कर चुका था। वो उसे मुकम्मल बेबस कर रहा था। वो उसके कांधे पर मुक्के मारकर अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक वो उसकी सांसों पर काबिज था। अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पर उतार कर ही वो पीछे हटा था। वो गुस्से के मारे बड़ी गजबनाक नजरों से उसे देख रही थी, जो उसके होंठों का हशर बिगाड़ चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को एतदाल पर लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट, मेरी पहली शिद्दत पर ही बेहाल हो गई हो? अभी तो रात बाकी है। ये सुनकर उरूबा बुरी तरह से घबराई थी। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वो डर गई थी, वो सचमुच डर गई थी। ऐसे नहीं, जब तक तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना ना बना लो जाने नहीं दूंगा, वरना तो तुम रुखसती से इनकार कर दोगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगी। अरमगान में बदनाम हो जाऊंगी, प्लीज मुझे शाम से पहले घर पहुंचना है। वो पहली बार उस शख्स के सामने बेबस हुई थी। पहले यकीन दिलाओ कि रुखसती से इनकार नहीं करोगी। अरमगान की बात सुनकर वो कहने लगी ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं इनकार नहीं करूंगी। अरमगान कहने लगा नहीं ऐसे नहीं, तुम जितनी मासूम दिखती हो ना इतनी हो नहीं। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला नहीं। अभी तक उसे अपने लबों पर चूंटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उरूबा ने हड़बड़ाते हुए अरमगान की जानिब देखा। इस वक्त तो वाकई वो इस हालत में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। अरमगान को देखकर कहने लगी मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज मुझे मसीद यहाँ पर बंद ना रखो। अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पर एक भी आंच आई ना तो मैं सच बता रही खुद तो मरूंगी ही मरूंगी, साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वो एकदम से धमकी आमेज लहजे में बोल चुकी थी। उसे लगा था शायद इसकी ये धमकी सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदलेंगे, मगर अरमगान ने फौरन हंसना शुरू कर दिया। फलक शिगा कहकहा लगाने लगा, ताली बजाने लगा, कहने लगा अच्छा अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम इस धमकी से मुझे डरा दोगी और मैं डर जाऊंगा? अरमगान नाम है मेरा, अरमगान, समझी? और तुम्हें मैं अरमगान की जान बनाना चाहता हूँ। अरमगान ने बहुत हुस्न देखा है और बस तुम्हारे साथ शादी करके मजे लूटना चाहता हूँ। वो जिस अंदाज में बोला था उरूबा की आंखों में बहुत कुछ लहरा सा गया। गहरी सांस खारिज करके वो रह चुकी थी। कहने लगी हाँ जानती, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मैं मान भी लेती कि चलो मोहब्बत ना सही, अगर तुम्हारे दिल में औरत जात की और खासकर मेरी जरा भी इज्जत होती तो मैं मान लेती, मगर मैं तुम्हारी फेसबुक और इंस्टा प्रोफाइल देख चुकी हूँ, समझे? वहां पर जैसे जैसे लोगों ने तुम्हें और तुमने उन्हें फॉलो कर रखा है और लड़कियां तुम्हारे साथ कैसी बेबाक अंदाज में बात कर रही होती हैं, और तुम्हारी वो 1 साल पुरानी पोस्ट, तुम क्लब में खड़े थे और वो अधनंगी लड़कियां तुम्हारे साथ चिपक कर खड़ी थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। एकदम से उरूबा के लहजे में जहर भर आया था। उसके मुंह से ये सब कुछ सुनकर अरमगान अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर एक तीखी नजर उस पर डालकर कहने लगा अच्छा मैं इटली में रहता हूँ, पाकिस्तान के किसी सो कॉल्ड गांव में नहीं, समझ में आया? मेरा जो जी चाहता था मैं करता था, वहां पर यही सब कुछ मौल था, मगर इन सब के बावजूद तुम मेरी बीवी हो, सुन रही हो? मैं जो कुछ मर्जी करूं तो मैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम बस मेरे साथ रुखसती करोगी सो करोगी। उसे अपने खास आदमी के घर पर ही लेकर आया था और वो उसे यकीन तो दिला चुकी थी, मगर उसे यकीन कहाँ आने वाला था। वो इधर उधर देखने लगा। सामने ही अलमारी के पास एक शेल्फ बना था जिस पर कुरान पाक रखा हुआ था। फौरन अरमगान वहां गया और अपने हाथों में कुरान पाक उठाकर ले आया। उरूबा जितनी हैरान होती उतना कम था जब अगले ही पल अरमगान ने कुरान पाक उसके सामने करते हुए कहा मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ से भेजूंगा, अगर तुम कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाकर कहोगी कि तुम सचमुच मेरे साथ रुखसती करोगी और घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताओगी और ना ही इनकार करोगी। एक नजर उरूबा ने कुरान पाक को देखा और फिर अरमगान को। कुछ देर वो कुरान पाक को देखती रही, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने कुरान पाक को थामा, अपने लबों से लगाया और वापस उसी मकाम पर रखा।
تو اس کے بعد ایک اور تھپڑ ارمغان کے چہرے پر لگا چکی تھی. کہنے لگی تم اس حد تک گھٹیا ہو سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, ہدایت کے لیے ہوتا ہے. کیا تم نے آج تک قرآن پاک کو کھول کر دل سے پڑھا ہے؟ یاد ہے آخری مرتبہ قرآن پاک کب پڑھا تھا؟ یہ تم جیسے جھوٹے, گندے اور مطلب پرست لوگوں کی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا. خبردار جو آئندہ میرے سامنے اس طرح کی بھی کوئی بات کی تو. ارمغان 2 تھپڑ کھا چکا تھا, مگر اس بار وہ سچ میں شرمندہ تھا. وہ لاجواب ہو کر رہ گیا. اس نے تو بچپن میں ہی شاید پہلی اور آخری بار قرآن پاک کھولا تھا, اور اس کے بعد تو بس یہ دنیا کی رنگینیاں ہی تھیں جس میں وہ کھو چکا تھا. وہ دھاڑ کر بولی کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ, رخصتی میں کر لوں گی, یہ نہ ہو کہ میرا فیصلہ بدل جائے. یہ لڑکی اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی ارمغان کو نظر آ رہی تھی. ارمغان اسے گھر تک چھوڑنے تو آیا تھا, لیکن کہنے لگا بس تیاریاں کرو, اسی ہفتے ہم رخصتی کریں گے. وہ اندر جا چکی تھی. اسی شام گھر کے سبھی لوگ مل کر بیٹھے تھے. جب عروبہ سے پوچھا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماننا ہی پڑا. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی. عروبہ کی کزن, اس کی سہیلیاں سبھی ان کے گھر میں آ چکی تھی. گھر میں وہ ہلا گلا ہو رہا تھا, مگر سب کے سامنے وہ خوش رہنے والی بند کمرے میں جا کر ارمغان کا سوچ کر ہی نفرت محسوس کرنے لگتی تھی. اس نے ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ وہ ایسے شخص سے شادی کرے گی جو صرف اسے دیکھے گا, اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. کسی اور عورت کو چھونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر ارمغان وہ تو بالکل اس کے برعکس تھا. اتنا تو وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے گی. بارات کا دن بھی آ چکا تھا اور دعاؤں کے سائے میں عروبہ رخصت ہو کر ارمغان کے ساتھ اس کے گھر میں آ چکی تھی. گھر میں اس کا بڑے اچھے سے طریقے سے استقبال کیا گیا تھا. نیلم بیگم بھی بہت خوش تھی, بار بار اپنی بہو کے صدقے اتار رہی تھی. وہیں ارمغان تو اسے دلہن بنا دیکھ کر بے صبرا سا ہو چکا تھا. اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کب سارے مہمان جائیں اور وہ فوراً اپنے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ آج کی رات کو انجوائے کرے. عروبہ دلہن بنی گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی. جب ارمغان کمرے میں آیا تو اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہی فوراً گھونگھٹ اٹھا دیا. اسے لگا تھا شاید وہ شرما رہی ہوگی, مگر وہ بھی عروبہ تھی, بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. ارمغان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. اپنا ہاتھ اس کے گال پر بڑے عجیب انداز میں پھیرنے لگا تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹی تھی. اس کا ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگی پلیز اپنا ہاتھ دور رکھیں مجھ سے, مجھے مت چھوئیں. اس کے اس روکھے پن پر ارمغان کہنے لگا او کم آن, شادی ہو چکی ہے ہماری, بیوی ہو تم میری, آج کی رات انجوائے والی ہے. اسے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا. کہنے لگا تمہارے ان لبوں کا ابھی تک میں ذائقہ نہیں بھول پایا. میں تو آنے والے لمحات کا سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہا. مگر وہ فوراً کہنے لگی پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں, سمجھے آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے آپ سے شادی تو کر لیں, مگر یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو اپنا آپ کبھی سونپ دوں گی. یہ تو بھول ہے آپ کی کہ آپ مجھ سے حق لے کر رہیں گے. سن کر ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ تبھی اس کی اٹلی کی دوست کو بھی اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا. وہ بار بار کال کرنے لگی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر کال سننے کے لیے چلا گیا. وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی, پھر تم بھلا کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو. اس وقت اس پر عروبہ کا حسن ایسا سوار تھا کہ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا دیکھو تم میری ایک اچھی دوست تو ہو, مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں دوبارہ اگر میرا اٹلی چکر لگا تو میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا. آج میری فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے, اسی لیے مجھے اب دوبارہ کال کر کے ڈسٹرب نہ کرنا. یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا. جب واپس آیا تو عروبہ کمرے میں ہی موجود نہیں تھی. وہ کہنے لگا عروبہ کدھر ہو تم؟ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تھی, سادہ سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے. بھاری لہنگے کو ایک جانب صوفے پر پھینک دیا تھا. وہ خود کو ہر ایک چیز سے آزاد کر چکی تھی. یہ دیکھ کر ارمغان تڑپ چکا تھا. کہنے لگا میں نے تمہیں کیا اجازت دی کہ تم چینج کرو؟ میں نے خود ایک ایک چیز تم سے جدا کرنی تھی. تم نے کس سے پوچھ کر خود کو ان چیزوں سے آزاد کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈال کر عروبہ کہنے لگی کہ میں آپ کو شاید بتا چکی ہوں
या फिर आपको भूलने की बीमारी है? मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाली और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर अरमान जी भर कर कुड़ा था, लेकिन अरूबा उसे जितना सीधा समझ रही थी इतना वो था नहीं। पहले तो वो गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल कुछ याद आने पर आगे बढ़ा। वो कहने लगा, ठीक है, ये लो फोन और कॉल करके अपने माँ बाप को बता दो कि कल हम वलीमा नहीं कर रहे, वलीमा कैंसिल हो चुका है। रात के 11:15 बज चुके थे। वो कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, कल वलीमा है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, कल वलीमा क्यों नहीं होना? वो फिक्रमंदी से बोली तो वो कहने लगा, वलीमा कब होता है? जब मियाँ बीवी अपनी इज़्तिवाजी जिंदगी को शुरू करें, ताकि वलीमा पक्का हो जाए। लेकिन तुम तो मुझे अपने पास ही नहीं आने दे रही, फिर भला मैं बगैर कुछ किए वलीमा लोगों को कैसे खिला सकता हूँ? क्या जानती नहीं हो तुम? सुबह जब तुमसे और मुझसे सवाल किए जाएंगे तो मैं तो सारा मलबा तुम पर गिरा दूंगा, फिर सबको जवाब देती रहना कि आखिर ये वलीमा क्यों कैंसिल किया गया है और तुमने अपने शौहर को करीब क्यों नहीं आने दिया। ये सुनकर तो अरूबा का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। कहने लगा, तुम्हारे पास 2 मिनट है, अच्छे से सोच लो, मेरा होना चाहती हो या वलीमा कैंसिल कर दूं। अरूबा कभी भी अपनी इज्जत का यूं जनाजा तो नहीं निकलवाना चाहती थी। एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। आंखों में आंसू से आए थे, मगर वो खामोशी से बेड पर आ चुकी थी। ठीक है, कर लो जो करना है। जिस कदर जज्बात अरमान के भड़क रहे थे वो उसके करीब आ गया और फौरन ही उसके लबों और उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा, मगर वो बिल्कुल बेसुध थी। उसका किसी तरह भी कोई साथ नहीं दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मिट्टी की मूरत बन चुकी हो। अरमान जो इस रात का कब से इंतजार कर रहा था, जब उसे यूं पत्थर बना देखा तो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। खुद को उससे जुदा कर लिया, न जाने क्यों, मगर वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था। वो जो सोच चुका था कि सिर्फ बदन की हद तक उसके साथ रिश्ता रखेगा, न जाने क्यों से इस तरह से देखकर वो पीछे हट गया। रूबा कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? करो ना वलीमा, पक्का पक्का नहीं करना क्या? मगर वो उसे घूर कर कहने लगा, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। रूबा हंसकर कहने लगी, भूल जाओ, आपकी ये भूल है कि मैं कभी आपका साथ दूंगी। उसे यूं पीछे हटा देखकर वो भी बेड पर लेट चुकी थी और अरमान भी दूसरी जानिब लेट गया। कुछ देर बाद ही दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। अगली सुबह दोनों का वलीमा भी हुआ था। मेहमान काफी खुश लग रहे थे, दोनों की जोड़ी की काफी तारीफें कर रहे थे। अरमान भी सबके सामने मुस्कुरा रहा था। उरूबा को देखकर कहने लगा, बाकी सबके साथ तो बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही हो, लेकिन मेरे साथ कमरे में आते ही तुम्हें पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है। आज रात तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। कल रात भी तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था, मगर अब नहीं। आज रात तो जबरदस्ती मैं अपना हक तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। ये सब सुनकर उरूबा के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट सी आई थी। इतनी आसानी से तो वो अपना आप उसके हवाले करने नहीं वाली थी, जब तक उसे सुधार न लेती। उसी रोज मकलावे की रस्म के लिए उरूबा के घर वाले कहने लगे कि हम अपनी बच्ची को एक दिन के लिए घर लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो अरमान का चेहरा उतरा। वो कहने लगा कि अब ये कौन सी रस्में हैं? मगर उसकी माँ कहने लगी, तुम चुप करो, ये रस्में ही तो दर हकीकत खूबसूरती होती हैं, तुम भी साथ चले जाओ। ये अरमान और उरूबा दोनों ही उरूबा के मायके पहुंच चुके थे। खाना वगैरह खाने के बाद सब बातें करते रहे और अरमान तो काफी बोर हो चुका था, इसीलिए कमरे में चला गया। वो इंतजार करता रहा कि न जाने कब उरूबा आए और वो उसके साथ कुछ लम्हात गुजारे, मगर उसके सोने के बाद ही वो आई थी। अगली शाम को दोनों वापस घर आ चुके थे, मगर उस रोज उन्हें अपने किसी अजीज के घर दावत के लिए जाना था। यूं 10 दिन ऐसे ही गुजरे थे कि दोनों एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाए थे, और वो यही चाहती थी। एक दिन अरमान जल्दी घर आ चुका था। बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उरूबा किचन में थी जब वो गया और उसे कमर से पकड़कर अपनी जानिब घुमाकर कहने लगा, स्वीट हार्ट, आज तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। आज मैं तुम्हारे साथ पूरे 12 दिन की कसर निकालूंगा। तुम्हें बताऊंगा कि शौहर को तड़पाने का अंजाम क्या होता है। उरूबा खुद कुछ घबरा चुकी थी। कहने लगी, इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली जब तक आप सुधरेंगे नहीं।
दूसरी औरतों से राब्ते खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल मेरे होकर नहीं रह जाएंगे, तब तक मैं आपको अपना कुछ भी नहीं देने वाली। अरमगान के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, ये क्यों? तुम कोई हूर परी हो, कोई अप्सरा हो, या दुनिया में तुमसे ज्यादा हसीन कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ भी ताल्लुक रखूंगा और मुझे जो औरत अच्छी लगेगी मैं उसके साथ भी दोस्ती करूंगा। मौका मिला तो मैं उसके साथ वक्त भी गुजारूंगा। तुम औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सर पर मत चढ़ो, पता नहीं खुद को क्या समझती हो। ये सुनकर अरूबा हंसी थी। कहने लगी कि आप सिर्फ इस वक्त मेरे लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। जिस रोज आपको मुझसे मोहब्बत हो गई ना, उस रोज आपको लाखों में भी सिर्फ मेरा ही चेहरा नजर आएगा। और जिस रोज मुझे यकीन हो गया कि आपको मुझसे मोहब्बत हो चुकी है, तो मैं अपना सब कुछ आप पर वार दूंगी। और मकान ये सुनकर कहने लगा कि मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, तुमसे भी नहीं होगी, समझी तुम। मगर धीरे धीरे अरमगान बिल्कुल ही कमजोर पड़ता जा रहा था। जब वो बाकियों के साथ मुस्कुराती हंसती तो उसका जी चाहता था कि मेरे साथ भी उरूबा ऐसे ही हंसे, बातें करे। वो जो हर बार उसके सामने उसके जिस्म की बातें करता था, अब उसके साथ और मामलात में भी बातें करने लगा और उसे बिजनेस में भी अच्छे मशवरे देने लगी थी। 1 महीना गुजर चुका था। उरूबा को भी ये महसूस हुआ कि शायद अरमगान सच में उससे मोहब्बत करने लगा, उसका ख्याल करने लगा। उसे लगा कि उसे अपना आप अब अरमगान को सौंप ही देना चाहिए। मगर उसी शाम जब वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गई तो वहां पर उसने जो मंजर देखा था वो देखकर उसका दिल किरची किरची हो चुका था। वहां पर उसे रेस्टोरेंट में अरमगान दिखाई दिया, जो कि एक लड़की के साथ बैठा हाथ पकड़े हुए न जाने क्या बातें कर रहा था। जिंदगी में पहली बार शायद उसे अपने दिल में मोहब्बत महसूस हुई थी। मगर अरमगान का चेहरा देखकर वो टूट चुकी थी। दूर से अरमगान भी उसे देख चुका था। एक झटके से उसने हाथ छोड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो लड़की उठकर अरमगान के गले लग चुकी थी। कभी उसके कांधे पर तो कभी सीने पर हाथ रखने लगी थी। ये मंजर देखकर उरूबा वहां से चली आई थी। उसकी बहन उससे पूछती रह गई, मगर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अपनी बहन को उसके घर ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर आई थी। वो सोच चुकी थी कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। ये शख्स सिर्फ झूठे दावे ही कर सकता है और कुछ भी नहीं। अभी बैग निकालकर सामान पैक कर ही रही थी कि जब जोर से दरवाजा खुला और अरमगान अंदर दाखिल हो गया। उसे देखकर वो कहने लगा, ये क्या कर रही हो, बात तो सुनो मेरी। मगर वो कहने लगी कि अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा। आपने जो करना था कर लिया और अब मैं यहां से जा रही हूं। आप जैसा मर्द, इस कदर औरतों का तरसा हुआ मर्द सिर्फ औरतों के पीछे ही भाग सकता है। अगर बीवी ने करीब ना आने दिया तो बाहर की किसी औरत के साथ मुंह काला कर लेंगे, वक्त गुजार लेंगे। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि आपको सुधार लूंगी, मगर आप जैसे मर्द कभी सुधरते नहीं। वो बोले जा रही थी जब अरमगान उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करके गुस्से से झिंझोड़ कर कहने लगा, पागल औरत, मेरी बात तो सुन लो, बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। क्या तुमने मुझसे पूछा वो कौन थी? पागल हो गई हो क्या? वो गुस्से से उसे ये बात बहुत कुछ कहता हुआ कहने लगा, वो लीजा थी, इटली में मेरी फ्रेंड थी। जब उसे पता चला कि मैंने शादी कर ली तो वो यहाँ मुझसे मिलने आ गई। मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं उसे बार बार मना कर रहा था और वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा मेरे दिमाग में और किसी का ख्याल भी नहीं आता। ये सब कुछ कहकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और बैग उसका वापस रख चुका था। कहने लगा, खबरदार अगर तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला वरना टांगे तोड़कर रख दूंगा तुम्हारी। फिर वो उसे लीजा के पास भी लेकर गया था। वो भी इस हकीकत बता चुकी थी। वो वापस इटली जा चुकी थी और उरूबा ने अगले कुछ रोज तक अरमगान के साथ कोई बात नहीं की थी। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता, कभी उसके लिए फूल तो कभी चॉकलेट्स लेकर आता, यहाँ तक कि कान पकड़कर सॉरी भी कर चुका था। ये कहकर उसने अरमगान को माफ किया था कि मैं सिर्फ आपको एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर दोबारा मुझे कहीं भी दूसरी लड़की का साया भी दिखाई दिया तो मैं आपको शूट कर दूंगी। वो कसम खा चुका था कि उसके दिल में उरूबा के अलावा कुछ नहीं। वो सच में लड़की से बेतहाशा मोहब्बत कर गया था। उसकी हर एक बात को सर आंखों पर रखता था। उसने दोबारा उरूबा के करीब आने की बात भी नहीं की थी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब उरूबा ने अपना आप अरमगान को सौंप दिया। वो बिल्कुल पहली रात की दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। अरमगान तो उसे देखकर जैसे उस पर फिदा ही हो चुका था। कितनी ही देर वो उसे बाहों में भरकर
मोहब्बत के आने वाले वक्त की बातें करता रहा और उसके बाद उसे अपने करीब तर करता चला गया। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे पर अपनी शिद्दतें लुटाते रहे। अरमगान ने इतनी मोहब्बत से उसे अपने करीब किया था। वो तो समझ रही थी कि शायद जुनून की हद तक पागल अरमगान उसके लिए ये रात इंतहाई कर्ब की रात बना देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरमगान ने उसे मोहब्बत के नए रूप से उजागर कर दिया था। जो जिंदगी अरूबा चाहती थी, जैसा जीवन साथी वो चाहती थी, ठीक वैसे ही उसने अरमगान को बना दिया था। माजी भले जो भी था, मगर उसने अरमगान को सुधार कर अपना मुस्तकबिल संभाल लिया था। कुछ माह बाद ही दोनों एक साथ इटली चले गए और वहीं पर अरूबा ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था।